गुड मॉर्निंग गाइस। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि ये एक नया सीरीज़ स्टार्ट हुआ है डेली क्यूज़ का। तो आप लोगों को जो यूट्यूब है, यूट्यूब पे आप लोगों को डेली डेली के 10-10 क्यूज आप लोगों को डेली मिलेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, जो आप लोगों के लिए, आप किसी भी एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए वेरी हेल्पफुल रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का हमारा डेली क्यूज़। देखो, फर्स्ट नंबर पे आज का हमारा जो डेली क्यूज है, इसमें क्या लिखा हुआ है? पफिनेस इज मोस्ट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, है ना। तो पफिनेस, सबसे पहले देखो कि पफिनेस जो होता है एक मोस्ट जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है वो किसका है? टोमेटो का है ना। यहाँ पे नोट करना टोमेटो, जो किस कारण से होता है? पुअर पॉलिनेशन। जहाँ पे यदि हम बात करेंगे पुअर पॉलिनेशन कम हुआ है, मतलब पॉलिनेशन की मात्रा बहुत कम हुई है, या तो लो और हाई टेम्परेचर के कारण। मतलब आपने देखा होगा कि जो टोमेटो होगा कि उसके आइट साइड से क्या रहता है कि जो उसका गुदा होता है, गुदा उसमें नहीं बन पाता है, उसको हम बोलते हैं पफिनेस बोलते हैं। तो सबसे पहले ध्यान, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो पफिनेस होता है इट इज़ ए फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ टोमेटो ड्यू टू पुअर पॉलिनेशन एंड लो एंड हाई टेम्परेचर के कारण। लो या हाई टेम्परेचर हो सकता है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे सेसियस फाइसाइटिस इज अ वेक्टर ऑफ लिटिल लिप ऑफ ब्रिंजल, ठीक है। तो आप सभी लोग जानते हो कि जो एलएलबी डिसीज़ होता है, एलएलबी क्या होगा? लिटिल लिप ऑफ ब्रिंजल की हम बात करेंगे। तो इसका जो वेक्टर होता है, इसका वेक्टर क्या होता है? लीप होपर होता है ना। इसका वेक्टर कौन होगा? लीप होपर होता है, जो माइकोप्लाज्मा के कारण होगा। तो ध्यान रखना, आपका जो एलएलबी होगा माइकोप्लाज्मा, उसको वेक्टर है लीप होपर, और उस लीप होपर का नाम क्या होता है? सेसियस वाइसाइटिस होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग बढ़िया तरीके से ध्यान रखिएगा इस, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन है, सीड रेट ऑफ ओकरा की हम बात करेंगे। तो खरीफ सीजन के लिए कितना होगा? 10 से 12 किलोग्राम, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना है। यदि पूछेगा बताओ खरीफ सीजन के लिए ओकरा की सीड रेट कितना है, तो खरीफ के लिए जो ओकरा का बीज दर रहेगा 10 से 12 किलोग्राम, और समर के लिए हम बात करेंगे तो समर के लिए रहता है 18 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर रहेगा, ठीक है। तो दोनों का ध्यान रखना है, खरीफ में होगा 10 से 12, समर में होगा 18 से 20 केजी पर हेक्टेयर होता है। आगे हम बात करेंगे स्टार्टिफिकेशन। देखो कितना अच्छा टर्म है स्टार्टिफिकेशन। ये क्या होता है कि जब हम लोगों को सोइंग के लिए जब सीड ट्रीटमेंट करना रहता है, उसको लो टेम्परेचर पे हम करते हैं। लो टेम्परेचर कितना? 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहता है, तो उसको हम बोलते हैं चिलिंग ट्रीटमेंट बोलेंगे। मतलब चिलिंग ट्रीटमेंट से क्या होता है, 0 से जो अबव होगा और आपका 10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नीचे होगा, तो वो किस में आएगा? आपका चिलिंग के लिए ही आता है। तो स्टार्टिफिकेशन में क्या होता है कि उस सीड की डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए वहाँ पे जो उसको चिलिंग टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टार्टिफिकेशन बोलेंगे, ठीक है। तो सभी लोग इस पॉइंट को गोटेड कर गए होंगे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है टू चेक स्प्राउटिंग और जर्मिनेशन। जैसे हम अनियन की हम बात करेंगे, आपने देखा होगा इसकी जो अनियन होता है, तो अनियन को क्या होता है कि जब हम स्टोरेज करके रखते हैं, है ना, अनियन को आपने देखा है कि अनियन को क्या होता है कि जब हम स्टोरेज करके रखते हैं, तो स्टोरेज करते समय क्या होता है कि उसमें स्प्राउटिंग हो जाता है ना। उसमें स्प्राउटिंग हो जाता है, मीन्स जर्मिनेशन क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। जब हमने उसको मतलब आहेड करके रखा है, इन फ्यूचर के लिए रखा है मुख्य रूप से, तब हमको क्या होगा कि जर्मिनेशन को वहाँ पे हमको प्रिवेंट करने के लिए हम लोगों को एमएच का उपयोग करना पड़ेगा। जो एमएच होता है, एमएच क्या होता है? एक ग्रोथ हार्मोन के अंतर्गत आता है, जिसका नाम होता है मेलिक हाइड्राजाइट होगा। 2500 ppm आप लोगों को 15 से 20 दिन में यूज़ करना है मुख्य रूप से। स्टोरेज के लिए हम बात करेंगे तो इसे बेनिफिशियल है, आप मतलब स्टोरेज करके रखा है तो वहाँ पे क्या रहेगा? आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा, ताकि वो स्प्राउटिंग होगा, कोई स्प्राउटिंग को वहाँ पे उसको चेक कर सके कि भाई इसमें प्रिवेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि हो रहा होगा तो उसको वहाँ पे क्या कर देगा? मुख्य रूप से उसको प्रिवेंट कर देगा, उसको रोक देगा वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, तो ध्यान रखना वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो जो क्वेश्चन है आज का हमारा, अपेडा की हम बात करेंगे। देखो अपेडा का फुल फॉर्म वेरी मोस्ट क्रूशियल फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, है ना। इसका फुल फॉर्म हो गया। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में स्टेबलाइट। ध्यान रखना, स्टेबलाइट जो हुआ था आपका 13 फेब को हुआ था, है ना। स्टेबलाइज कब हुआ था? 13 फेब 1986 को न्यू दिल्ली में स्टेबलाइज हुआ था। ये जो होता है अपेडा की यदि हम बात करेंगे, तो अपेडा क्या होगा? एक अपेक्ष बॉडी होगा। क्या होता है गाइस? अपेडा जो होता है एक अपेक्ष बॉडी होता है, किसका होता है? एक्सपोर्ट ट्रेड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट,
है ना। इसका एक क्या होगा मुख्य रूप से अपेक्स बॉडी होगा। तो ध्यान रखना वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपेटा की। आप इसकी मिनिस्ट्री भी ध्यान रखना कि अपेटा जो होगा कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो अपेटा जो होगा, यदि मिनिस्ट्री की हम बात करेंगे तो मिनिस्ट्री क्या होगा, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, यदि पूछता है अपेटा कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत। ठीक है, तो बढ़िया से इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वीवी पेरी। वीवी पेरी क्या होगा, आपने देखा होगा कि वह जो एक ओवी पेरी होगा और एक वीवी पेरी होगा, तो जो यंग चाइल्ड को डायरेक्ट बर्थ करने का काम करते हैं वो वीवी पेरी जर्मिनेशन के अंतर्गत आते हैं। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे ऐसे हमारे कौन कौन से फ्रूट या क्रॉप होती है। तो देखो आपका क्या होता है, चोचो एक वेजिटेबल क्रॉप है, कुकुरबिटेसी फैमिली के अंतर्गत आता है। ग्रेप फ्रूट, ठीक है, देखो ग्रेप अलग होगा, ग्रेप फ्रूट अलग होगा। ये ग्रेप फ्रूट जो होता है सिट्रस फैमिली के अंतर्गत आएगा। कोकोवा, जैक फ्रूट और क्या होता है ग्रीन ग्राम, है ना। तो ये सारे के सारे विविपरी जर्मिनेशन के अंतर्गत आएंगे। चिजेल प्लाव की हम बात करेंगे तो चिजेल प्लाव आल्सो यूज्ड ब्रेक हार्ड पेन। मतलब चिजेल प्लाव एक प्लाव होता है मुख्य रूप से जो सॉइल का जो हार्ड पेन होता है उसको पूरी तरीके से ब्रेक करने के लिए, मतलब जो सॉइल की लेयर होती है। इवन ये दिया है उसने यहाँ तक कि 60 से 70 सेंटीमीटर तक जो लेयर रहता है उसको भी क्या करता है वहाँ पे ब्रेक करने का काम कर देगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा UNR वाला क्वेश्चन है। UNR क्या होगा, अल्ट्रा नेरो जो रो होगा। ठीक है, तो अल्ट्रा जो नेरो रो होगा इसमें हम स्पेसिंग लेते हैं 90 इंटू कितना लेंगे मुख्य रूप से 90। तो 90 इंटू 90 से हम निकालेंगे यहाँ पे, तो जो प्लांट जो पॉपुलेशन हो जाएगा वो प्लांट पॉपुलेशन कितना आएगा इसका 2,77,000। ध्यान रखना गाइस वेरी इंपॉर्टेंट, यदि पूछेगा कि UNR जो कॉन्सेप्ट होगा सबसे पहली बार डेवलप्ड किया गया है USA के द्वारा, जो कॉटन की क्रॉप में यूज होगा। स्पेसिंग जरूर यहाँ पे ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्पेसिंग यहाँ पे। ठीक है, तो 19 to 90 में रखोगे तो डेफिनेटली क्या होगा वहाँ पे प्लांट पॉपुलेशन जो होगा 2,77,000 के आसपास आएगा। आगे दिन बात करेंगे 2 ATP इस नेट प्रोडक्ट अंडर द ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस। अब देखो ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस होगा आपने देखा है कि जब रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, है ना, जो फोटोसिंथेसिस होता है, रेस्पिरेशन होता है, तो रेस्पिरेशन का फर्स्ट जो प्रोसेस होगा वो कौन सा होता है, ग्लाइकोलिसिस ही होता है। तो फाइनली जो ग्लाइकोलिसिस होगा वो साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, है ना। ग्लाइकोलिसिस यदि पूछेगा ग्लाइकोलिसिस किसके अंदर होगा, अंडर द साइटोप्लाज्म। और वहाँ पे नेट जो प्रोडक्ट होते हैं ATP की, तो ATP के प्रोडक्ट कितने होंगे मुख्य रूप से 2 ATP वहाँ पे बनेंगे। यदि पूछेगा बताओ कौन से कंडीशन में होगा ग्लाइकोलिसिस, एरोबिक एनारोबिक, तो ये क्या होता है दोनों में होगा, एरोबिक कंडीशन में भी होगा और एनारोबिक कंडीशन में भी होगा। ठीक है, तो इस वाले पॉइंटों को भी आप नोट कीजिए। तो ठीक है, आज के लिए हमारा जो डेली क्यूज होते हैं इतना हमारा सफिशिएंट है। बाकी जो नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, सी यू अगेन।